टीके राय, फाउंडर फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल मूवमेंट। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको हॉस्पिटल स्टार्ट करना चाहिए। आप 10 से 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने जा रहे हैं, और वो भी डिसीजन आपको कब लेना चाहिए, कब आपको हॉस्पिटल स्टार्ट करना चाहिए और कब अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल का क्या कॉस्ट आएगा हॉस्पिटल स्टार्ट करने में, फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और रिस्क क्या है। ऐसे 10 डिसीजन जो हर हॉस्पिटल ओनर्स को प्रॉपरली लेने से पहले सोचना चाहिए। असली सवाल क्या है कि आपको अस्पताल बनाना चाहिए, ये असली सवाल नहीं है, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या आपको अस्पताल में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि आप गलत बना रहे हैं, बल्कि असली रिस्क ये है कि अगर आपने एक बार गलत डिसीजन ले लिया तो ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए चैलेंज बन जाएगा। इसीलिए बेटर डिसीजन लेना आवश्यक है। बिफोर एनी टेक, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको प्रॉपर डेटा बेस्ड डिसीजन लेना चाहिए, ना कि रैंडम डिसीजन। अधिकांश हॉस्पिटल प्रोमोटर्स ये पूछते हैं, यूजुअली उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि अस्पताल शुरू करने में कितना कॉस्ट आएगा। लेकिन बेहतर क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि क्या मुझे अस्पताल बनाना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल होना चाहिए कि अस्पताल अगर बनाए तो कौन सा हॉस्पिटल बनाए, सिंगल स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी। तीसरा सवाल होना चाहिए कि कहाँ पर बनाए, उन लोकेशन क्या होना चाहिए। चौथा सवाल होना चाहिए कि कितना बड़ा हॉस्पिटल बनाए और क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इतने बड़े हॉस्पिटल के लिए, और ये हमारे लिए कितना काम करेगा। ये असली सवाल होता है, ये कि हमें हॉस्पिटल बनाने में कितना खर्चा आएगा या क्या कॉस्ट आएगा। क्योंकि हॉस्पिटल एक कैपिटल डिसीजन पहले है और आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट बाद में। इसीलिए हॉस्पिटल केवल एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक कैपिटल सिस्टम है। इसमें कैपिटल सिस्टम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो हेल्थ केयर बिजनेस। इसमें जो इन्वॉल्व होता है, पेशेंट्स क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे वो देखना होता है। कौन कौन से पेयर्स हैं, यानी आयुष्मान भारत, टीपीए, गवर्नमेंट पैनल्स, कैश के पेशेंट्स, उनका पेयर मिक्स देखना होता है। और रेफरल्स कि आपके हॉस्पिटल को पेशेंट भेजने वाले लोग कौन कौन से हैं, यानी रेफरल्स कहाँ कहाँ से आएगा। और साथ ही क्लिनिकल सिस्टम दूसरा जो होता है, जिसमें कि डॉक्टर्स आते हैं, नर्सिंग स्टाफ, ओटी, आईसीयू एंड डायग्नोस्टिक्स आता है। तीसरा जो होता है कैपिटल एसेट में आ गया लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट और आईटी। चौथा जो है रेगुलेटरी फैसिलिटी, इसमें आपको सेफ्टी का ध्यान रखना होता है कि पेशेंट सेफ्टी एंड हॉस्पिटल सेफ्टी, क्वालिटी का ध्यान रखना होता है, जिसमें एनएबीएच, एनएबीएल एक्रेडिटेशन भी आ जाते हैं। लाइसेंसेज, जिसमें कि सारे हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन, एमटीपी, पीएनडीटी, एईआरबी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लाइसेंस, कंसेंट टू ऑपरेट, बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन। और उसके बाद जो आता है स्टैंडर्ड्स। फिर उसके बाद से चौथा जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, पीपुल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड डेटा। ये मिलकर के आपके हॉस्पिटल का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं कि कौन कौन से लोग होंगे आपके हॉस्पिटल में, यानी स्टाफ कौन से होंगे, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, क्या एसओपीज होंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, और कौन सा डेटा आप यूज करेंगे, और डेटा को कैसे आप सिक्योर करेंगे, उसका बैकअप कैसे रखेंगे। अब लास्ट जो होता है ग्रोथ प्लेटफॉर्म, कि आपकी ग्रोथ कैसे होगी, यानी आपके हॉस्पिटल की कैपेसिटी कितनी होगी, स्पेशलिटीज क्या क्या होंगे, और फिर आप कब एक्सपेंशन का डिसीजन लेंगे। ये सारी चीजें ग्रोथ प्लेटफॉर्म से डिसाइड होता है। इस तरह से 6 चीजें हमने डिस्कस किया। पहला हेल्थ केयर बिजनेस, दूसरा क्लिनिकल सिस्टम, तीसरा कैपिटल एसेट, चौथा रेगुलेटेड फैसिलिटी, पांचवा ऑपरेटिंग सिस्टम, और छठवां ग्रोथ प्लेटफॉर्म। अब इन्वेस्टमेंट तब काम करता है जब ये 6 सिस्टम प्रॉपरली एक साथ मिल करके काम करते हैं। अब फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट चेन क्या है। कोई भी चेन उतना ही स्ट्रांग होगा
जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी स्ट्रांग होती है। इसीलिए जो फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल चेन है, उसके हर पार्ट को प्रॉपरली स्ट्रांग करना होता है, प्रॉपरली उस पर ध्यान देना होता है। अगर आप किसी भी पार्ट को इग्नोर करते हैं तो पूरा आपका हॉस्पिटल सिस्टम अफेक्ट होगा। अब फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट चेन में क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहले तो मार्केट, यानी कौन से एरिया को आप कैटर करने वाले हैं, उन लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या है, और दूसरा जो है कैचमेंट, यानी कितनी एरिया को आप कवर करेंगे। फिर तीसरा है क्लिनिकल मॉडल, यानी सिंगल स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी क्या सर्विसेज होंगी। फिर उसके बाद से है कैपेसिटी, कितने बेडेड हॉस्पिटल होगा, 50 बेडेड, 100 बेडेड, 200 बेडेड। फिर उसके बाद से है साइट, कि आप ये हॉस्पिटल कहाँ पे बनाएंगे, यानी लोकेशन क्या होगा। लोकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल होता है कि वहाँ पे एक तो एम्बुलेंस की एक्सेस हो, कम से कम अगर आप एम्बुलेंस प्रॉपरली आपके हॉस्पिटल तक पहुंच सके। 12 मीटर वाइड रोड होना चाहिए या इससे अधिक, डिपेंड करता है लोकल नॉर्म्स के अनुसार। कि उसके बाद से कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, इस पर भी ध्यान देना होगा। ऑपरेशंस की प्लानिंग करनी होगी कि कैसे आप उसको ऑपरेट करेंगे हॉस्पिटल को। रेवेन्यू कितना आएगा और कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। कैश फ्लो को कैसे मैनेज करेंगे, अगर पेशेंट क्रेडिट के पेशेंट बढ़ गए तो आप कैश को कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैश फ्लो को कैसे बैलेंस बनाए रखेंगे। साथ ही आरओआई, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न कब तक आएगा और जो उस पर कितना आएगा। साथ ही क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके हॉस्पिटल की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे और हॉस्पिटल की ग्रोथ कैसे होगी। ये कंप्लीट चेन होता है फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट का। और ये चेन जब तक पूरी तरह से हर कड़ी स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक कोई भी सिंगल कड़ी अगर आपकी वीक है तो पूरा कंप्लीट सिस्टम वीक हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट थेसिस पूरा अगर आपको स्ट्रांग करना है तो हर पार्ट को आपको स्ट्रांग रखना होगा, नहीं तो चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी की उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। आपका अगला जो डिसीजन लेना होगा, जो फर्स्ट डिसीजन होगा, कि जैसा कि हमने बताया कि 10 डिसीजन फ्रेमवर्क की बात करेंगे, तो 10 डिसीजन में जो पहला डिसीजन आपको लेना होगा कि क्या इनफ डिमांड है आपके हॉस्पिटल की सर्विसेज की। अब इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि वहां की पॉपुलेशन हम देख लेंगे उससे डिमांड पता चल जाएगा, लेकिन नहीं, पॉपुलेशन डिमांड नहीं है। डिमांड अलग होती है और पॉपुलेशन अलग। अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि हो सकता है कि आपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दिया वहां पे, जो अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए है, लेकिन उसकी वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं लोअर मिडिल क्लास के हैं और उनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो फिर वो पॉपुलेशन आपके लिए डिमांड नहीं होगा। तो इसीलिए पॉपुलेशन और डिमांड अलग अलग होता है। दूसरा जो है हेल्थ केयर नीड, कि आप उस एरिया में हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट क्या है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत है, सुपर स्पेशलिटी की जरूरत है, या मैटरनिटी हॉस्पिटल की जरूरत है, या सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत है, इसको समझना होगा। तीसरा जो है उस एरिया में कंपटीशन कितना है और कौन कौन लोग हैं जो उस एरिया में ऑलरेडी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। आपके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं, कौन से कॉर्पोरेट चेन्स हैं जो आपके कंपटीटर हैं। साथ ही पेशेंट लीकेज, कि पेशेंट अभी कहाँ जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर रेफरल, कि पेशेंट आपके पास आएगा कैसे और कहाँ से आएगा, कौन आपको पेशेंट भेजेगा। और कैप्चर, कि उस एरिया में जो मार्केट है, जो डिमांड है, उसका कितना परसेंट आप कैटर कर पाएंगे, कितने मार्केट को आप कैप्चर कर पाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए पहला डिसीजन आपको लेना होगा कि क्या आपके हॉस्पिटल के लिए इनफ डिमांड है। मैं अभी टोटल 10 डिसीजंस की बात करूंगा। जब तक ये 10 डिसीजन क्लियर ना हो जाए, हॉस्पिटल की प्लानिंग मत करिए। जिसमें हमने पहला डिस्कस कर लिया कि यानी ये कि क्यों पेशेंट आपके हॉस्पिटल को चूज करे, ये सवाल का जवाब आपको देना है। हर डिसीजन पे आपको एक सवाल का जवाब देना है। तो आपका पहला जो सवाल है, आप खुद से पूछिए कि अगर आप अस्पताल खोलते हैं तो आपके हॉस्पिटल को
पेशेंट क्यों चूज करेगा, क्या आपकी यूएसपी है, क्यों दूसरे हॉस्पिटल को छोड़ के आपके पास आएगा। अब दूसरा डिसीजन की बात करते हैं कि क्या साइट एक्चुअली हॉस्पिटल रेडी है, जिस जगह पे आप अस्पताल खोलने जा रहे हैं वो क्या प्रॉपरली हॉस्पिटल के लिए रेडी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सेस, कि पेशेंट आप उस हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचेगा, वहां पे रोड कितना चौड़ा है, पर्सनल व्हीकल से कैसे पहुंचेगा, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे पहुंचेगा, ट्रेन या फ्लाइट से कैसे पहुंचेगा। तो रोड, रेल, बस आदि सभी सर्विसेज को इवेलुएट करना होगा कि वहाँ पे पेशेंट कन्वीनियंटली पहुंच पाएगा या नहीं। अगर आपने बहुत दूर दराज के एरिया में खोल दिया जहाँ पे पेशेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकता, तो वहाँ पे हॉस्पिटल चलाना एक चैलेंज बन जाता है। साथ ही एम्बुलेंस की एक्सेस वहाँ पे प्रॉपर है कि नहीं, यानी अगर आप जहाँ पे हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं वहाँ तक एम्बुलेंस प्रॉपरली पहुँच पाएगा कि नहीं। अब दूसरा एरिया चीज जो हॉस्पिटल का साइट डिमार्केशन में आपको ध्यान रखना होगा, कैचमेंट, कि जो एरिया आपने चूज किया है उस एरिया में कितने किलोमीटर रेंज को आप कैटर करने वाले हैं, कितने किलोमीटर को सर्व करेंगे। तो ये देखिए। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट, कि क्या ये इस एरिया में हॉस्पिटल खोलने पर हमारे हॉस्पिटल की ग्रोथ होगी, कितना प्रोग्राम फिट होगा, जो हम प्लान कर रहे हैं वो यहाँ पे कितना सक्सेसफुल रहेगा। तीसरा जो साइट डिमार्केशन में आपको ध्यान रखना है, यानी साइट प्लानिंग में, कि पार्किंग, कि करंट में जो आपकी पार्किंग की रिक्वायरमेंट है और जब फ्यूचर में डिमांड है। यूजुअली आपने अभी की पार्किंग की सोच ली, लेकिन जब पेशेंट्स भी गाड़ी से आ रहे होंगे, आपके डॉक्टर्स भी आ रहे होंगे और स्टाफ भी आ रहा होगा, तो उस समय जो फ्यूचर डिमांड है पार्किंग की वो कैटर हो पाएगी या नहीं इस स्पेस में। उसके बाद से इमरजेंसी, कि ऑपरेशनली साउंड एक्सेस होना चाहिए, कि इजीली इमरजेंसी वाले पेशेंट्स वहां पे पहुंच पाएंगे कि नहीं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, की एक्सपेंशन, कि अगर आपने आज हॉस्पिटल खोल लिया 50 बेडेड हॉस्पिटल और कल आपको प्लान करना होगा कि नहीं हमें 100 बेडेड हॉस्पिटल खोलना है, तो क्या एक्सपेंशन का स्कोप वहां पे है, क्या आप 50 बेडेड हॉस्पिटल को 100 बेडेड हॉस्पिटल बना पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप पहले लैंड मत परचेज करिए, लैंड परचेज करने से पहले ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि क्या ये जगह आपके हॉस्पिटल के लिए फिट है बाद में चल करके। और जब तक इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं हो तब तक लैंड परचेज भी मत करिए। इसीलिए कहा जाता है कि लैंड परचेज से भी पहले आपको फिजिबिलिटी स्टडी जरूर कराना चाहिए। लोग क्या होता है कि पहले लैंड परचेज कर लेते हैं, फिर आर्किटेक्ट चरल प्लान बना लेते हैं और उस पर हॉस्पिटल खड़ा कर लेते हैं, फिर बाद में चैलेंजेस फेस करते हैं, अस्पताल चल नहीं रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी नहीं किया है, उन्होंने प्रॉपर स्टेप्स फॉलो नहीं किए कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये जो अब तक बात किया कि दूसरा डिसीजन आपको यहाँ से लेना होगा। उसके बाद से तीसरा जो आपका डिसीजन होगा कि व्हाट हॉस्पिटल शुड यू एक्चुअली बिल्ड, कि आपको कौन सा हॉस्पिटल बनाना है, यानी 100 बेड मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी क्या बनाना है, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है। तीसरा डिसीजन जो होगा, और इसमें आपको क्या सवाल पूछना है कि आपके कितने बेड्स होंगे, क्या इक्विपमेंट्स हैं, कौन से डॉक्टर्स आपके साथ हैं, कितना स्पेस है और कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले डिसाइड करना है कि क्या आपको जनरल सेकेंडरी केयर के लिए हॉस्पिटल बनाना है। अब जनरल सेकेंडरी केयर क्या होता है, जिसमें कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीड्स और आर्थो ये है, तो इसे जनरल सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल कहते हैं। फिर उसके बाद से अगर आपको स्पेशलिटी लेड बनाना है, जैसे आर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए बनाना है, या फिर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए, ऑब्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक्स एंड न्यूबॉर्न सर्विसेज के लिए बनाना है, या फिर सर्जिकल हॉस्पिटल बनाना है, यानी जनरल सर्जरी, आर्थो, ईएनटी, यूरोलॉजी, या कोई कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। तो ये आपको डिसाइड करना है तीसरे डिसीजन में कि कौन सा हॉस्पिटल आपको बनाना है। अब इसके बाद से चौथा डिसीजन आपको लेना है, वो क्या होगा कि क्यों 50 बेड, क्यों 100 बेड या 150 बेड, यानी आपको कितने बेड का बनाना है। यूजुअली लोग इमोशनली डिसाइड कर देंगे हम तो 100 बेड का बनाएंगे या 50 बेड का बनाएंगे। यू शुड नॉट टेक दैट एनी डिसीजन ऑन इमोशनल बेसिस, कि आपको लॉजिकल होना पड़ेगा कि डिमांड, क्लिनिकल सर्विसेज, यूटिलाइजेशन, कैपिटल और एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितने बेड
का हॉस्पिटल अभी बनाना है। अभी क्या 50 बेड बनाना है, 100 बेड बनाना है, 150 बेड। तो चौथा डिसीजन लेना है। इसीलिए राइट नंबर ऑफ बेड्स कौन डिसाइड करेगा? मार्केट डिसाइड करेगा, क्लिनिकल मॉडल डिसाइड करेगा एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। तो इन सब चीजों के बेसिस पर आप प्रॉपर मार्केट का डिमांड देखिए, यानी मार्केट में वॉल्यूम क्या है, क्लिनिकल यानी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, कौन कौन सी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी है, उसके बाद से उसका यूटिलाइजेशन कितना होगा, ऑक्यूपेंसी कितनी रहेगी, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कितना एक्सपेक्टेड है, फिर उसके बाद से कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना होगा और एक्सपेंशन कब और कैसे करना होगा। इन सभी सवालों को देखते हुए आप डिसाइड करेंगे, चौथा डिसीजन लेंगे कि कितने बेड का हॉस्पिटल बनाना है। अब आते हैं पांचवें डिसीजन पे। पांचवा डिसीजन आपको क्या लेना है कि अब व्हाट विल द हॉस्पिटल रियली कॉस्ट। यूजुअली जो लोगों का पहला सवाल होता है कि अस्पताल में कितना खर्चा आएगा, वो अब पांचवा सवाल आपका होगा कि अस्पताल में कितना कॉस्ट आएगा। लेकिन इसका भी कोई फिक्स सिस्टम नहीं होता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि पर बेड के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन पर बेड के हिसाब से कैलकुलेट करने से यहाँ पे बात नहीं बनेगी। ये 10 से 100 करोड़ का डिसीजन केवल आप किसी फिक्स रेंज से नहीं ले सकते। आपको कैसे लेना है ये डिसीजन कि कितना कॉस्ट आएगा? सबसे पहले लैंड की कॉस्ट, उस लोकेशन में और उस साइट पे कितनी लैंड की कॉस्ट है। फिर उसके बाद से कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट का एस्टिमेट लीजिए, सिविल इंटीरियर इन सब चीज़ों में कितना कॉस्ट आएगा। फिर उसके बाद से MEP यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, मेडिकल गैसेज, इन सब चीज़ों पे कितना कॉस्ट आएगा। फिर इक्विपमेंट, इसमें क्लिनिकल भी होते हैं और डायग्नोस्टिक भी होते हैं, इस पर कितना कॉस्ट आएगा। फिर IT एंड फर्नीचर, इस पर कितना कॉस्ट आएगा, यानी डिजिटल एंड नॉन क्लिनिकल सिस्टम को बनाने के लिए कितना आपको इन्वेस्ट करना है। फिर प्री ओपनिंग यानी अस्पताल खोलने से पहले हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किस पे, रिक्रूटमेंट पे, ट्रेनिंग पे, कमीशनिंग पे, लीगल कंप्लायंसेज पे, ये सब चीज़ों पे कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। फिर उसके बाद से वर्किंग कैपिटल। यूजुअली लोग केवल इनॉग्रेशन तक की प्लानिंग करते हैं, लेकिन आपको 6 to 12 मंथ की वर्किंग कैपिटल का भी अरेंजमेंट रखना होगा ताकि आप कैश के चैलेंजेस ना फेस करें, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपका हॉस्पिटल माइनस में जा सकता है। तो इसलिए आपको वर्किंग कैपिटल प्रॉपर पहले ही से प्लान करके चलना होगा। और साथ ही कंटिंजेंसी प्लान, यूजुअली हम जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उससे 10 to 20% एबव लेकर के चलिए, ताकि आपका अगर प्रोजेक्ट डिले भी होता है, किसी वजह से कॉस्ट बढ़ता भी है, तो आप उसको मैनेज कर सकें। यानी कंटिजेंसी में हमेशा 10 to 12% एबव एक तो लेकर के चलिए, और एक कंटिजेंसी फंड यानी इमरजेंसी फंड एक रखिए, ताकि जो आपको एक कुशन दे सके। इसीलिए हमेशा एक प्रॉपर कितना कैपिटल चाहिए ये सवाल पूछने के बजाय इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करिए कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। अब आते हैं छठे सवाल पे कि क्या अस्पताल एक्चुअली में हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा। ये बड़ा क्रूशियल है कि अब तक हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन अब रिटर्न कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, किस किस सोर्स से आएगा, ये भी हमें अभी से एनालाइज करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। वो कैसे होगा कि OPD से कितने पेशेंट्स लगभग आएंगे और उनसे पर पेशेंट हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, पहला सवाल। दूसरा जो है IPD से कितने पेशेंट्स पर डे, कितने ऑक्युपाइड बेड डेज होंगे और पर बेड डेज हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी IPD से आने वाला रेवेन्यू पता चल जाएगा। उसी तरह से OT एंड प्रोसीजर से कितने लगभग केसेज होंगे और पर केस ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। ICU से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, डायग्नोस्टिक से कितना रेवेन्यू आएगा, और फार्मेसी एंड अदर रिसोर्सेज से कितना रेवेन्यू आएगा। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आपका टोटल रेवेन्यू एक आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, और ये रेवेन्यू केवल एजम्पशन होगा, लेकिन असली कैश फ्लो टेस्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि शुरू में अगर आपने पैनल ले लिया, आयुष्मान है या कोई और भी गवर्नमेंट पैनल हैं, तो उसमें आपको क्रेडिट में काम करना पड़े, तो पेमेंट डिले भी हो सकता है। तो इन सब सिचुएशंस के लिए आपके पास कैश फ्लो एंड कंटिजेंसी फंड होना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली मैनेज कर सकें। अब आते हैं सातवें डिसीजन में। सातवां डिसीजन क्या होगा कि अस्पताल कब ब्रेक इवन पे आएगा,
यानी जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है कब तक हमारा वापस आ जाएगा, यानी ब्रेक इवन कब तक होगा। इसका कोई एक यूनिवर्सल सिस्टम नहीं होता है, इसको भी ये केस टू केस डिसाइड करना पड़ता है। सबसे पहले इसमें आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या होगा कि मैन पावर कि आपकी सैलरी का कितना पर मंथ एक्सपेंसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज कितने हैं, ऑक्यूपेंसी कॉस्ट कितना है, यानी अगर 20 पेशेंट हैं पर डे तो उस पर आपको उनको सर्व करने के लिए कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है उन पेशेंट्स पे। साथ ही वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में है कि कितना कंज्यूमेबल यूज होता है, और उसके बाद से अदर एक्सपेंसेज वेरिएबल्स जो हैं वो कितने हैं। साथ ही रियलाइजेशन कि कितना रेवेन्यू एक्चुअली कलेक्ट हो रहा है, और फिर कौन कौन सी सर्विसेज से कितना रेवेन्यू आ रहा है, आईपीडी से कितना आ रहा है, ओटी से कितना आ रहा है, आईसीयू से कितना आ रहा है, डायग्नोस्टिक्स से कितना आ रहा है। और इस तरह से ब्रेक इवन कोई फिक्स सिस्टम नहीं होता है, ये हर केस टू केस वेरी करता है। इसीलिए आप दूसरे केस का देख करके ब्रेक इवन के मॉडल को कॉपी पेस्ट मत करिए, बिजनेस मॉडल को कॉपी पेस्ट मत करिए, ये आपके लिए और दूसरे हॉस्पिटल के लिए अलग अलग हो सकता है। अब जो 8वां डिसीजन आपको लेना होगा कि व्हाट रिटर्न आर गोइंग ऑन द कैपिटल, कि आपके ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कितना रिटर्न आएगा, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसी तरह से कैपिटल की एफिशिएंसी कितना होगी, पे बैक पीरियड कितना होगा, यानी कितना समय लगेगा जिस समय में हमें वो रिटर्न आएगा। रिटर्न अक्रॉस कैश फ्लो क्या होगा, वैल्यू आफ्टर टाइम वैल्यू, यानी क्या एनपीवी होगा, आईआरआर क्या होगा, पे बैक क्या होगा, रोस क्या होगा एंड आरओआई क्या होगा। इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका हॉस्पिटल आपके लिए कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा और आपके कैपिटल पे कितना रिटर्न आने वाला है। हो सकता है कि बड़ा हॉस्पिटल हो, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, लेकिन उसका आरओआई वीक हो, और उसी तरह से छोटा हॉस्पिटल हो, बहुत कम रेवेन्यू जनरेट हो, लेकिन उसका आरओआई अच्छा हो सकता है। इसीलिए आपको ये डिसीजन लेते समय ये ध्यान रखना है कि आपने 1 रुपया जो इन्वेस्ट किया है वो आपके लिए कितना रिटर्न दे रहा है। अब जो 9वां डिसीजन लेना है कि कैन यू सर्वाइव द डाउन साइड केस, कि अगर आपका जो है हॉस्पिटल कोई इमरजेंसी आ गई या डाउन साइड जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ, तो डाउन साइड केस में अगर क्या आपका अस्पताल सर्वाइव कर पाएगा, और करेगा तो उसके लिए आपके पास क्या अरेंजमेंट है, कैसे करेगा। सबसे पहले तो बेस केस में क्या है कि आपने जो एज्यूम किया कि इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, इस सोर्स से आएगा, उतना रहा तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कम हुआ, डाउन साइड हुआ कि पेशेंट कम आए, तो डाउन साइड की केस में उसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर का स्ट्रेस आ गया कि आपने जितना एज्यूम किया था उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ गया, या रेवेन्यू का स्ट्रेस आ गया कि पेशेंट्स कम आए, या फिर रेवेन्यू कम जनरेट हुआ, या फिर ओपनिंग में हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन में डिले हो गया जिसके कारण आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, लिक्विडिटी का इशू, या आपने क्रेडिट में काम किया, कैश में आपको कैश के पेशेंट्स कम रहे, या फिर आपके पेमेंट आने में डिले हुआ, तो उस सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, अपने हॉस्पिटल को मैनेज कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और ये चीज होता है जो मेक एंड ब्रेक, यानी यही डिसाइड करेगा कि आप सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर इसकी प्लानिंग आपके पास है तो आप डेफिनेटली सरवाइव कर पाएंगे, अगर इसकी प्लानिंग नहीं है तो फिर आपके लिए चैलेंज होगा। तो इसीलिए इन सब चीजों को पहले ही ध्यान में रखना होगा। और 10वां और अंतिम डिसीजन जो आपको लेना होगा कि कैन द हॉस्पिटल ऑपरेट सेफ्टी एंड ग्रो ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि क्या आपका अस्पताल सेफली ग्रो, सेफ रहेगा, अस्पताल प्रॉपरली इन अ सेफ मैनर ऑपरेट हो पाएगा और ग्रो करेगा। इसमें किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले प्लानिंग स्टेज से ही पेशेंट सेफ्टी, स्टाफ सेफ्टी, मटेरियल सेफ्टी एंड वेस्ट फ्लो, इन सब का ध्यान रखना होगा। फिर क्वालिटी, क्वालिटी में पेशेंट सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल और एनएबीएच, एनएबीएल आदि इन सब चीजों का पहले से ही ध्यान रखिए। फिर उसके बाद से रेगुलेटरी में क्या क्या कंप्लायंसेज की जरूरत है, कि और क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से लाइसेंसेज चाहिए आपको हॉस्पिटल के ऑपरेशन के लिए, इसका ध्यान रखना होगा। फिर अगला है एनएबीएच स्ट्रेटजी, कि आपको डिजाइन स्टेज से ही फ्रॉम डे 1 से ही एनएबीएच को ध्यान में रखकर चलना है। साथ ही डिजिटल सिस्टम का भी ध्यान में रखना है, एचआईएस
प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है और एक्सपेंशन का भी प्रॉपर प्लानिंग करके चलना है कि जब 50 बेड हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो अगर हमें 100 बेड करना हो तो हम कैसे इसको एक्सपेंशन पे ले जाएंगे। इसीलिए फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल जो है वो डिजाइन आज के लिए नहीं किया जाता है, उसको कल के लिए डिजाइन किया जाता है, और वो भी बिना ओवर बिल्ड किए। ऐसा नहीं कल के डिजाइन के लिए आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बल्कि बिना ओवर बिल्डिंग किए आपके हॉस्पिटल को कल के लिए डिजाइन किया जाता है फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल मॉडल में। अब इसमें डिसीजन गेट, अब इन 10 सवालों का जवाब आई थिंक आप दे चुके होंगे। अब आप सोचिए कि आप कहाँ पे हैं। आपकी 4 कैटेगरी हो सकती है, या तो गो कि एविडेंस, सपोर्ट, कंसेप्ट, साइट, इकोनॉमिक्स एंड एग्जीक्यूशन, कि इन 10 सवालों के जवाब आपके राइट हैं, यानी आप उससे संतुष्ट हैं, तो आप आगे बढ़िए। लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन कुछ एजम्पशंस हैं जहां पे रीडिजाइन करने की जरूरत है, तो वहां पे रीवर्क करिए। अगर कुछ क्रिटिकल एजम्पशंस हैं जो अभी अनवैलिडेटेड हैं इन 10 सवालों में से, तो आप वेट करिए। और यदि फंडामेंटल इशू है कि आप जिसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपको वॉक अवे हो जाना चाहिए, यानी उस जगह को, उस प्लान को पोस्टपोन या ड्रॉप कर देना चाहिए। इसीलिए फिजिबिलिटी प्रोसेस ये नहीं है कि आपका हॉस्पिटल सक्सेस होगा या नहीं। फिजिबिलिटी प्रोसेस ये है कि कैसे आप हॉस्पिटल के सक्सेस होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए कोई भी लैंड परचेज करने से पहले अपना फिजिबिलिटी स्टडी जरूर कराइए। इसीलिए हमने बनाया है फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल सक्सेस स्कोर। ये इसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल सक्सेस स्कोर में हम लोग क्या क्या एनालाइज करते हैं। ये इनिशियली बेसिक टूल है, लेकिन एडवांस टूल हम लोग 1-to-1 में इसको करते हैं। जब फिजिबिलिटी स्टडी एंड अदर प्रोजेक्ट्स एनालिसिस करते हैं, तब इसमें क्या है, सबसे पहले फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल सक्सेस स्कोर में मार्केट को देखा जाता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है, उसके बाद से कितनी एरिया को आप कैटर करने वाले हैं, और उसके बाद से साइट कितना सुटेबल है, फिर आपका कंसेप्ट कितना उस एरिया के लिए फिट है, कैपेसिटी कितने बेड का बनाना है, क्लिनिकल मिक्स कितना सुटेबल है, प्लानिंग कितनी स्ट्रांग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, और फाइनेंशियल प्लानिंग कितना स्ट्रांग है, इक्विपमेंट प्लानिंग कितना अच्छा है, मैन पावर प्लानिंग, क्वालिटी, रेगुलेटरी, डिजिटल कंप्लायंसेज एंड एक्सपेंशन। इन सब चीजों को मिला करके आपका फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल सक्सेस स्कोर बनता है, जिसमें यदि आप 80 to 100 मार्क्स पाते हैं तो आप रेडी हैं, 60 to 79 में आप अंडर डेवलपमेंट हैं, और 40 to 59 यानी हाई गैप्स है, और लेस देन 40 है तो आप पहले आइडिया को वैलिडेट करिए, यानी आइडिया को रीथिंक करिए। जिस जगह पे आप प्लान कर रहे हैं, जिस वे में प्लान कर रहे हैं, उसको आपको रीथिंक करने की जरूरत है। इसीलिए फिजिबिलिटी स्टडी हो सकता है कि आपके एजम्पशन को, आपकी आइडिया को चैलेंज भी कर दे। इसलिए अच्छा यह है कि गलती करके सीखने के बजाय गलती होने से पहले ही नियर मिस, जिसे हम लोग बोलते हैं कि नियर मिस के द्वारा, यानी गलती होने से पहले फिजिबिलिटी स्टडी के द्वारा आप बच सकते हैं। अब 3 टूल्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट कितने बेड के हॉस्पिटल में लगभग करना होगा। एक वो एजम्पशन है, दैट इज नॉट द एक्यूरेट और एग्जैक्ट, बट एक लमसम आइडिया आपको मिल जाएगा। साथ ही ROI, और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और कैसे उस स्कोर को आप बढ़ा पाएंगे। ये सब चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो 9999434839 पर आप सक्सेस स्कोर व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक भी मिल जाएगा। अब 10 क्वेश्चंस जो आपको बनाने से पहले इन सवालों का जवाब देना ही चाहिए, और अपनी इन्वेस्टमेंट थेसिस को प्रूव करने के लिए। सबसे पहला सवाल क्या है कि क्या आपके पास पेशेंट आएगा। दूसरा सवाल है कि वो क्यों आपके हॉस्पिटल को ही चूज करेगा, क्यों आप किसी अन्य हॉस्पिटल के पास नहीं जाएगा। तीसरा जो सवाल होगा, क्या आपका लोकेशन राइट है, यानी सही जगह पे आप अस्पताल खोल रहे हैं। चौथा सवाल होगा कि सही नंबर ऑफ बेड्स बना रहे हैं, यानी 50 बेड 100 बेड की जो रिक्वायर्ड है मार्केट की डिमांड एंड फिजिबिलिटी स्टडी के द्वारा, उतने ही बेड बना रहे हैं, उससे कम या ज्यादा। अगर कम बनाएंगे तो आप पेशेंट मिस करेंगे, अगर आप ज्यादा बनाएंगे
तो आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसपे आपका रिटर्न नहीं आएगा और आपका आरओआई कम हो जाएगा, आपका ब्रेक इवन टाइम बढ़ जाएगा। साथ ही कौन सी स्पेशलिटी आपकी डिमांड को ड्राइव करेगी, यानी आपकी डिमांड को मेंटेन किए रहेगी, तो ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है, और आपको रियल टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। सातवां जो सवाल होगा आपका कि हाउ विल द हॉस्पिटल जनरेट रेवेन्यू, कि अस्पताल रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा, और व्हेन कैन इट रीच ब्रेक इवन, और कब ये ब्रेक इवन पे पहुंचेगा, यानी कितने साल में ब्रेक इवन पे पहुंच सकता है, और जो कैपिटल हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर कितना रिटर्न आने वाला है। और 10वां जो सवाल होगा आपका कि क्या हो यदि आपका एजम्पशन रॉन्ग हो जाए, जो आप मान के चल रहे हैं वो अगर वैसा नहीं हो तो फिर क्या करेंगे। तो इन 10 सवालों का जवाब अगर आपके पास है तो फिर आप आगे बढ़िए, अदरवाइज आप पहले इन सवालों के जवाब ढूंढिए, फिर कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग में के बारे में सोचिए। अब आपको क्या करना है, आपको ड्राइंग से नहीं शुरू करना है, आपको डिसीजन से शुरू करना है। किस चीज का, और वो डिसीजन किस पे बेस्ड होगा, आपकी मार्केट की नीड पे, क्लिनिकल सर्विसेज पे, आपके हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी पे, आपके हॉस्पिटल के लोकेशन पे, आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी पे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे, आपके रिस्क पे असेसमेंट पे, और आपकी क्वालिटी प्लानिंग पे। इस तरह से प्लानिंग और आर्किटेक्चर, इक्विपमेंट और एग्जीक्यूशन बाद में आता है। सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी करिए और फिर उसके बाद से प्लानिंग, देन आर्किटेक्चर। इसीलिए अगर आप करोड़ों स्पेंड करने से पहले अपनी आइडिया को वैलिडेट जरूर कराएं। व्हाट शुड यू डू आफ्टर दिस शो, अब ये जो फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल इंटेलिजेंस शो, जो कि हर थर्सडे शाम को 7 बजे यूट्यूब और लिंक्डइन पे लाइव है, उस पर आपको अगले थर्सडे हम फिर से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को चेक करिए कि उसका फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल सक्सेस स्कोर क्या है। लिंक आपको मिल जाएगा और उसके थ्रू आप हॉस्पिटल सक्सेस स्कोर कैलकुलेट करिए। फिर उसके बाद से मॉडल इकोनॉमिक्स एसेस करिए, यानी कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, कितने टाइम में ब्रेक इवन आएगा। फिर उसके बाद से क्या क्या गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको रेक्टिफाई करिए। फिर उसके बाद से और फिजिबिलिटी स्टडी कराइए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, प्लानिंग करिए और तब एग्जीक्यूशन पे जाइए। सीधे आर्किटेक्चरल मैप पे और एग्जीक्यूशन पे जाने के बजाय इन सारे स्टेप्स को फॉलो करिए। अगर आप ये सभी स्टेप्स फॉलो किए और आपने ये 10 सवाल के जवाब दे दिए और आपके पास सफिशिएंट इन 10 सवालों के जवाब हैं, आपने फिजिबिलिटी स्टडी कर लिया ने के बाद से और सारी चीजें एग्जीक्यूट करने के बाद आपने अस्पताल शुरू किया, तो डेफिनेटली आपका अस्पताल सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप हॉस्पिटल ओनर हैं या अपना अस्पताल शुरू करने की सोच रहे हैं और फिजिबिलिटी स्टडी या कोई और हॉस्पिटल प्लानिंग से रिलेटेड ग्रीन स्मार्ट हॉस्पिटल, फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल इंटेलिजेंस शो के अगले एपिसोड में, कमिंग थर्सडे 7 PM अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।